Hello students, welcome to all of you. In the last session number 13 of chapter number 2, sexual reproduction within the flowering plants or angiosperm. स्पेशलाइज्ड दो टेक्निक हमें डिस्कस करनी है ये चैप्टर के अंदर, ये पॉइंट के अंदर, ये सेशन के अंदर, एंड वो सेशन का नाम है एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी. ओके, अब पहले डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं रिलेटेड टू दी एपोमिक्सिस. अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीड्स इन जनरल आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही जनरली सीड जनरेट हो पाता है. बट few flowering plants as some species of Asteraceae and grasses. तो ये एस्ट्रेसी या तो ग्रासेस के एग्जाम्पल्स के पास अलग से एक मैकेनिज्म है, हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड्स प्रोड्यूस किया जाता है तो वो टेक्निक का नाम है एपोमिक्सिस. अब ये दोनों वर्ड को अगर आप सेपरेट करोगे तो मैंने नीचे उसका मीनिंग लिखा हुआ है. एपो का मतलब है अवे एंड मिक्सिस का मतलब है मिक्सिंग. मतलब मिक्सिंग होने से दूर रहना इज नोन एज अ एपोमिक्सिस. तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई मिक्सिंग होने से दूर रहना है तो दोनों के बीच में फ्यूजन नहीं होना चाहिए. देन वी कैन से दैट एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और दूसरी लैंग्वेज में लिखना हो तो हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एपोमिक्सिस का सिंपल मतलब है अवे फ्रॉम मिक्सिंग. सो अगर फ्रूट का प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था उसे पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जान सकते हैं, और वी कैन से दैट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. सो एपोमिक्सिस है क्या? is a form of asexual reproduction. as I earlier said that कि वो asexual reproduction का ही एक फॉर्म है, but that mimics का मतलब है मिमिक्री करता है, कॉपी करता है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी करेगा तभी जा कर के सीड्स बनेंगे, पर प्रिंसिपल तो asexual वाला फॉलो करता है. So is the form of asexual reproduction that mimics, that copy, that the xerox of sexual reproduction. तो ये एपोमिक्टिक सीड बनाने के बहुत सारे अलग अलग वेज है. देयर आर दी सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड. इन सम स्पीसीज, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन. लिसन, रिडक्शन डिवीजन मतलब आपको समझ में आ रहा है किसकी बात चल रही है? मियोसिस. और अगर मियोसिस नहीं होगा देन वी कैन से दैट देयर आर द एब्सेंस ऑफ फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन. सो इन सम स्पीसीज डिप्लॉयड egg cell is formed without reduction division and develop into the embryo without fertilization. So ये जो diploid egg है वो बनता कहाँ से? So diploid egg are arise either from diploid cells of archisporium. Listen, archisporium या तो archegonium, तो शायद आपको पता हो तो दो वर्ड आप लोगों ने सुने हुए हैं, एंथेरिडियम और आर्कीगोनियम. मतलब ये है फीमेल बॉडी से रिलेटेड सेल्स के नाम. तो आर्कीस्पोरियम अगर डिप्लॉयड सेल्स हो उनमें से डिप्लॉयड एग या तो अराइज हो सकता है, या तो दूसरी पॉसिबिलिटी है इन सम अदर सेल्स ऑफ द
न्यूसेलस या तो इंटेग्यूमेंट। लिसन, ये जो सेल्स था वो गैमेटिक था, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्किस्पोरियम तो एक फीमेल गैमेट का ही नाम है, पर उनको छोड़ दो तो बॉडी का न्यूसेलस या तो इंटेग्यूमेंट, उनमें से भी अगर डिप्लॉइड एग का फॉर्मेशन हुआ है तो शायद बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनने के चांसेस है, पर दोनों केसेस में कभी भी मियोटिक डिवीजन आप होता हुआ नहीं देखोगे। दूसरी भी थोड़ी बहुत टेक्निक है। इन अदर फॉर्म ऑफ एपोमिक्सिस इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। जो एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उसमें से अगर एम्ब्रियो बना तो उसे बोलेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, और उसके थ्रू बनने वाला एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड ही होगा। ये पहली पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर 2, फ्रॉम एनी सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक अपार्ट फ्रॉम द एग सेल। अपार्ट मतलब एक्सेप्ट, एग सेल को छोड़ दो और कोई दूसरे नंबर ऑफ सेल्स जो एम्ब्रियो सैक के हो उसमें से अगर एम्ब्रियो बन जाता है, सीड बन जाता है, देन उसे बोलेंगे हैप्लॉइड एपोगेमी। सो दोनों के थ्रू बनने वाला एम्ब्रियो ऑलवेज कैसा होगा? हैप्लॉइड ही होगा। और भी एक पॉसिबिलिटी दी हुई है जिसका नाम है स्पोरोफाइटिक बडिंग। नाउ डेफिनेशन ये है कि डिप्लॉइड सेल ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का डिप्लॉइड सेल, पर कौन सा सेल मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आर नॉट अराइज फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसेलस और द इंटीग्यूमेंट। तो डिप्लॉइड सेल्स ऑफ द ओव्यूल which lying located outside the embryo sac is known as a adventive embryonic cells। सो कहीं ना कहीं ये 4-5 टेक्निक जो मैंने आपको बताई है वो 4-5 टेक्निक के सपोर्ट से विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्टिक सीड बन सकता है और वो प्लांट को एपोमिक्टिक प्लांट के नाम से जान सकते हैं। ना ये एपोमिक्सिस का इम्पोर्टेंस क्या है? अब आपको मैंने पहले ही बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंस ये है कि आपको अगर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर्स को मेंटेन करके रखना हो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ट ऑप्शन है। सो एपोमिक्सिस आर यूजफुल इन प्रिजर्विंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर इनडिफाइनाइट पीरियड। कोई भी लिमिटेशंस नहीं है तब तक आप डिजायरेबल कैरेक्टर्स को पेरेंट प्लांट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। नाउ अब डिस्कस करते हैं थोड़ा पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस, सिट्रस फ्रूट मतलब जो फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी की वैल्यू ज़्यादा हो, एंड मैंगो वेराइटीज, some of the nucellar cells surrounding the embryo sac are start dividing। अब ये न्यूसेलर सेल्स डिवाइड होने लगेंगे, एम्ब्रियो सेक के आजू बाजू में है, एंड प्रोट्रूड, प्रोट्रूड का मतलब है कम्स आउट इनटू द एम्ब्रियो सेक। तो न्यूसेलर सेल एम्ब्रियो सेक के आजू बाजू में है, वो डिवाइड होने लगेंगे एंड एम्ब्रियो सेक के अंदर आ जाते हैं, एंड वो भी किसके अंदर डेवलप हो जाते हैं? दे आर डेवलप इनटू दी एम्ब्रियोज। तो सोचो आप लोग, जनरली आपको एक ही मैकेनिज्म पता है कि एक एम्ब्रियो सेक के अंदर या तो एक ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो एक ही होता है, बट इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मैनी एम्ब्रियो। एक ओव्यूल के पास एम्ब्रियो एक से ज़्यादा। अब एम्ब्रियो एक से ज़्यादा है, सो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कंसिडर्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। दोनों वर्ड को अगर आप सेपरेट करो तो आपको डेफिनेशन इजीली समझ में आएगी।
डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ वन सीड इज नोन एज अ पोली एम्ब्रियोनी। एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रियो आपको दिखेंगे एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रियो दिखने के पीछे रीज़न, या तो पहले मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि किस किस के अंदर होता है। कॉमनली ऑब्जर्व इनटू द कॉनिफर्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म लाइक लेमन, ऑनियन, ऑरेंज, ग्राउंडनट एंड मैंगो। अब ये क्यों होता है, उसके पीछे के रीज़न, तो ये है रीज़न नंबर 1। इट मे बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एग सेल इन द एम्ब्रियो सेक। अब जनरल आपको पता है एक एम्ब्रियो सेक के अंदर एक ही एग सेल होना चाहिए, पर अगर एक से ज़्यादा है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर 2, मोर देन वन एम्ब्रियो सेक इन दी ओव्यूल। अब एक ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक भी एक ही होना चाहिए, पर अगर वो भी एक से ज़्यादा है तो पॉसिबल है। और नंबर 3, समटाइम्स सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, इंटीग्यूमेंट सेल मासेस, ये तीनों में से कोई या तो ये तीनों फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियो, तो भी ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब आपको 2 एग्जांपल्स डायग्राम के अंदर दिख रहे हैं। अल्मास ग्लैब्रा नाम का प्लांट। अब ये अल्मास ग्लैब्रा के अंदर का ये एंडोस्पर्म है, ये जाइगोट में से बनने वाला एम्ब्रियो ये बराबर है, पर ये एम्ब्रियो किस में से बना है, एंटीपोडल सेल में। इसीलिए ये एग्जांपल है पोली एम्ब्रियोनी, क्योंकि यहाँ पे एक तो एम्ब्रियो है ही, यहाँ पे आपको दूसरा भी एम्ब्रियो दिख रहा है। और दूसरा एग्जांपल है यूलोफिया एपिडेंड्रिया। तो ये जितने भी रेडिश कलर के पार्ट है ना, वो सभी के सभी नंबर ऑफ एम्ब्रियोस है। सो दिस 2 इज द एग्जांपल ऑफ पोली एम्ब्रियोनी। नाउ ये पोली एम्ब्रियोनी का यूटिलाइजेशन क्या है? सो दिस पोली एम्ब्रियोनी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन plant breeding and horticulture। हॉर्टिकल्चर का मतलब है गार्डनिंग करवाना। कोई लैंडस्केप एरिया पड़ा हो, उसके अंदर अगर गार्डनिंग करवाना हो तो ये पोली एम्ब्रियोनी नाम की टेक्निक को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। Now, hybrid varieties of several of our food and vegetable crop being extensively cultivated। आजकल फार्मर्स क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को लेने के लिए कौन सी वैरायटी को कल्टीवेट किया जाता है, हाइब्रिड वैरायटी को। अब हाइब्रिड वैरायटी का कल्टीवेशन करने की वजह से ट्रिमेंडसली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, पर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, तो उससे रिलेटेड एक ही प्रॉब्लम है कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। सालों साल उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है। अब अगर हम लोग एक काम करेंगे भाई, इफ द सीड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर शोन, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट, सेपरेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स। कि भाई हम लोग एक काम करें कि हाइब्रिड से कलेक्ट किए हुए सीड अगर हम लोग शो करते हैं तो उसकी प्रोजेनी के अंदर जो कैरेक्टर हमें मेंटेन करने हैं वो मेंटेन नहीं हो पाते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सालों साल हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन करना पड़ता है। और सालों साल अगर हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करोगे तो फार्मर्स के लिए तो वो कॉस्टली हो जाता है, एंड हाइब्रिड सीड का जो कॉस्ट है इज द टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। तो एक साइड पे कॉस्ट ज़्यादा है, दूसरी साइड पे अगर आप यूज़ ना करो तो कैरेक्टर मेंटेन नहीं हो पाता। सो अब क्या किया जाता है कि दिस हाइब्रिड्स आर मेड इनटू द एपोमिक्टस। लिसन, एपोमिक्टस मतलब आपको पता है
रिप्रोडक्शन का कौन सा टेक्निक यूज करता है ये? असेक्सुअल. सो देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी. क्योंकि मैंने बताया था ए का कैरेक्टर अगर आपको बी के अंदर सालों साल तक मेंटेन करके रखना हो देन आप एपोमिक्सिस नाम का टेक्निक यूज कर सकते हो. देन द फार्मर्स कैन कीप on using hybrid seeds to raise a new crop year after year and he does not have to buy a hybrid seeds every year. तो ये एपोमिक्टिक सीड से वो सालों साल तक एक ही सीड से क्रॉप को ग्रो भी कर सकता है और उसको कोई एक्सपेंस फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है. So because of the importance of apomixis in hybrid seed industries, there are the lots of active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis. कि apomixis का पूरा बेस क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे वो काम करता है, एंड टू ट्रांसफ़र द एपोमिक्टिक जीन इनटू द हाइब्रिड वेराइटीज़, ताकि सालों साल ये हाइब्रिड वेराइटीज़ को जनरेट करने की झंझट ख़त्म हो जाए. और अगर ये झंझट ख़त्म हो गई तो फार्मर्स का जो कॉस्ट है वो भी बहुत ही डिक्रीज हो पाएगा. सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.